पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल के बाद पूरा राजनीतिक परिवर्तन आता है और राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों से ये 16 महाजनपदों की सूची मिली और ये 16 महाजनपद कौन थे? तो जो राजनीतिक क्षेत्र से बड़े क्षेत्र थे उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया था और 16 महाजनपद से जुड़े हुए वीडियोज आपको अपलोड कर दिए गए थे, तो उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उसे देख ले। अब हम लोग बात करेंगे कि उन 16 महाजनपदों में एक संघर्ष का दौर चढ़ा, राजनीतिक संघर्ष का, साम्राज्य के विस्तार का, और सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी महाजनपद यही चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा हो। परिणाम स्वरूप ये निकला कि जो उसके प्रमुख महाजनपद थे उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। जिन संघर्षों में सबसे आगे बढ़ करके आने वाला जो साम्राज्य था वो था मगध का। और इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इन विभिन्न परिस्थितियों में मगध का साम्राज्य जो है वो इतना बड़ा बन सका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो 16 महाजनपद, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली प्रतीत हुआ और सबसे शक्तिशाली होने के कारण मगध में ही साम्राज्य विस्तार का दौर शुरू हुआ। ऐसे एक प्रश्न के तौर पे माना जाता है कि मगध का संस्थापक जो था वो विहद्रथ था, अर्थात विहद्रथ ने ही मगध की स्थापना की थी। हालांकि यहाँ पर स्थापित पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था, जो कि सबसे प्रसिद्ध रहा। तो चलिए इससे पहले की कुछ घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं, फिर आएंगे इन वंशों के क्रम में। और आते हैं कि मगध का संस्थापक जो था वो विहद्रथ था। मगध के उदय के कारण अब क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण 16 महाजनपदों में मगध ही वह साम्राज्य बना जो सबसे शक्तिशाली बन सका, जिसका साम्राज्य सबसे आगे बढ़ सका। तो उन परिस्थितियों में कुछ जो उनके हेल्प करने वाली परिस्थितियां थी वो आर्थिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक थी, भौगोलिक थी। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर मगध साम्राज्य को वो मजबूत आधार दिया जिनके कारण 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साबित हो सका। क्या थी वो परिस्थितियां? अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है कि उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, और लोहे की खोज के बाद संपूर्ण भारत में उस समय विकास का दौर चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो है वो मगध में देखने को मिला। कारण क्या था? मैंने बताया था कि वह क्षेत्र जहां पे अधिशेष उत्पादन होता हो, अर्थात जहां पे उत्पादन करने के बाद खुद के आवश्यकता के बाद बचे हुए उत्पादन को हम लोग अधिशेष बोलते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जब अधिशेष उत्पादन होता था, उस अधिशेष उत्पादन को दूसरे जगह बेचते थे तो उससे आर्थिक आय होती थी। तो मगध के क्षेत्र में आर्थिक आय बढ़ने के कारण उस क्षेत्र का विस्तार जो है वो तेजी से हुआ। और आर्थिक आय क्यों बढ़े? क्योंकि मगध जो था वो नदियों के जाल में बसा था। बहुत सारी नदियां थी जिसके माध्यम से कृषि की व्यवस्था जो है उन्नत थी, जलोढ़ मिट्टी थी जहां पर कृषि बेहतर रूप से किया जा सकता था। तो ये कुछ ऐसे परिस्थितियां रही जिन्होंने आर्थिक रूप से काफी सहयोग दिया मगध को। राजनीतिक रूप से बात करें तो किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक विस्तार के लिए जरूरी होता है कि वहां का राजा सबसे शक्तिशाली हो, और मगध की ये सबसे अच्छी बात ये रही कि क्रमिक रूप से जो भी वंश आए सभी वंशों में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए जिन राजाओं ने इस मगध के साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से राजा काम कर पाएंगे। तो मगध वह पहला राजवंश बना जहां पर प्रशासनिक सुदृढ़ता आई, अच्छी प्रशासन बनाया जा सका, और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कारण ही मगध का विकास हो सका। अब बात करते हैं भौगोलिक कारण में। भौगोलिक कारण सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी रहा मगध के विकास के लिए। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो मगध वह बसा था जहां पर गंगा नदी और एक तरफ से गंडक नदी और एक तरफ से सोन नदी, और इसी के संगम पे ये मगध का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से सोन, गंडक और गंगा के संगम पे पाटलिपुत्रा का निर्माण हुआ था, जो पाटलिपुत्रा राजधानी बनी। इससे पहले जो राजधानी थी राजगिरी, वह राजगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्रा जल दुर्ग से घिरा हुआ था, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था।
और यह एक सत्य बात है कि अगर आप सुरक्षित होंगे तभी आप कुछ नया कर पाते हैं, अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर पाते हैं। जहां लोग खुद असुरक्षित हो वहां पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मगध के साथ ये सबसे अच्छी बात रही कि उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी और बाद में जो पाटलिपुत्रा राजधानी बनी, दोनों काफी सुरक्षित थे, जिसके कारण उन्हें अपने ऊपर होने वाले हमला का डर नहीं था और वो दूसरे पर हमले करते थे, आक्रमण करते थे। तो यही कारण है कि भौगोलिक दृष्टि से उनकी राजधानी का सुरक्षित होना मगध के उत्कर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मगध के पास ये जल मार्ग थे जहां से व्यापार करना आसान था। इसके अलावा अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो मगध के क्षेत्र में जंगली लकड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, जो लकड़ी का प्रयोग वो अलग अलग कामों में करते थे, जैसे रथ बनाने से लेकर के अलग अलग कामों में। और सबसे महत्वपूर्ण कि छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र मगध के हिस्से में आता था, जहां से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त किए गए और लोहे की खोज उस समय एक क्रांतिकारी दौर को लेकर आया था। तो लोहे की पर्याप्त मात्रा मगध साम्राज्य के अंदर होने के कारण उस लोहे से न केवल औजार बनाए जा सके बल्कि उससे युद्ध में काफी मदद मिली और हर जगह युद्ध में जो है मगध की जीत हुई। इसके अलावा उन्हीं जंगलों से बड़ी मात्रा में हाथी पकड़े गए, जो कि हाथी मगध सेना का अंग बने और इन हाथियों की मदद से कई युद्धों को जो है मगध राजाओं ने जीता था। तो ये कई ऐसे आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण थे जिसके कारण जो है मगध साम्राज्य अन्य महाजनपदों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सका। तो उम्मीद करते हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु कि किस प्रकार से मगध की स्थापना और मगध के विकास के पीछे क्या कारण थे उत्तरदायी, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब